नीरज ऐड हुआ, नीरज हो गए, लेकिन उनका फोटो चल रहा है, वीडियो नहीं आ रहा। तो बोलो कि वीडियो ऑन करें, कनेक्टिंग टू ऑडियो एंड वीडियो, वो वीडियो में भी आता ऑप्शन, बोलिए। हेलो सर मैं ऑडिबल हूँ। हाँ हाँ ऑडिबल है। वीडियो वाला भी चालू करो, वीडियो पहले नहीं चालू नहीं है, ऑफ दिखा रहा था, और ऑडियो भी बंद है आपका। हाँ, ठीक है, एक बार वीडियो भी देख, वीडियो ऑडियो भी एक बार हाँ आप डन। कोई बात नहीं, वो उन्हीं का आईडीज दो बना दिए होंगे, तो एक को हाइड कर देता। हाँ हाँ, हेलो नीरज। हाँ प्रदीप, सुन पा रहे हो? एम आई विजिबल? हाँ हाँ, ओके, यस, ओके 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 ओके, तो शुड वी स्टार्ट? ओके, गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग सर। Good evening. So, dear students, actually, we are here to start a discussion on how we should prepare for the interview in any fertilizer industry and basically RCFL. So, here my guest is Mr. Satendra Patel. As far as welcome, Mr. Satendra. Thank you. And as far as profile of Mr. Satendra is concerned, he is now working in HURL, Hindustan Urvarak Rasayan Limited, Urvarak. Barauni. No, and in the past, he has already worked in the Brahmaputra Valley Fertilizer, and he has a wide experience in fertilizer industries. And along with that, he has also appeared for the interview in the RFCL for the assistant manager post, and now he is in the process. It is in the process. And the second guest is Mr. Neeraj Prajapati. He has 6-year experience in the fertilizer industry and nearly same experience in the Indian Oil Corporation Limited, IOCL. Now he is working in IOCL. He has left the fertilizer company. And third is Mr. Priyank sir. He has a wide experience in teaching industry. So now I am welcome to all of you. Thank you. थैंक यू सर। Hello. So I am going to start with Mr. Neeraj. ओके प्रदीप, थैंक यू। तो ही इज आल्सो माय फ्रेंड, तो ये मेरे दोस्त भी हैं और मेरे कलीग भी हैं, तो काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नीरज, कि जैसा कि अगर कोई बच्चा पहली बार इंटरव्यू देने जाता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती हैं कि ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में कैसे इंटरव्यू होगा, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि ये इंटरव्यू जो है अदर इंटरव्यू का डिफरेंट होगा, ठीक है? तो और इस समय बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, एक्चुअली गेट के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो बच्चे प्रिपेयर भी कर रहे हैं, फैब में इनका पेपर भी है। तो कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए बेसिकली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो भी इंटरव्यू कंडक्ट होने जा रहे हैं, तो क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए फर्टिलाइजर में? मिस्टर नीरज। ओके, काफी अच्छा प्रश्न है और बहुत कॉमन प्रश्न रहे हैं, क्योंकि खासकर फ्रेशर्स के लिए जिन्हें इंडस्ट्री की कोई आइडिया नहीं है और हो सकता है वोकेशनल ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में उन्होंने पहली बार इंडस्ट्री देखा हो, तो जब वो ऐसे लोग कहीं पर जाते हैं इंटरव्यू देने, तो सबसे पहले इसमें खास बात क्या है कि जो प्राइम फोकस रहता है, जो भी इंटरव्यूअर है, वो प्रोडक्शन यूनिट का ही होता है और उसका प्राइम फोकस ये रहता है कि आपने किसी इस कॉलेज के ड्यूरेशन में आपने कहीं कोई ट्रेनिंग की है, आपने कोई सी इंडस्ट्री का विजिट किया है, और अगर इनडायरेक्टली रेप में कहें तो उसका सीधा फोकस ये रहता है कि आपने वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या सीखा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज काफी होगी, क्योंकि आपने गेट की तैयारी भी कर रहे होंगे, कॉलेज से भी निकल के आए हैं, तो उसका एस्पेक्ट हमेशा ये रहता है कि आपसे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपने क्या सीखा है। उसके बाद जो दूसरा उसका पार्ट होगा, वो सीखना चाहेगा आपसे कि आपने थ्योरी में आपने कॉलेज स्तर पे क्या सीखा है। तो जहां तक की बात करता हूं मैं, अभी
जो सबसे अच्छी बात है कि आपका जो प्रोजेक्ट रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग में आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। मुझे लगता है अधिकांश लोगों ने अपना जो भी प्रोजेक्ट किया वो फर्टिलाइज़र या फिर किसी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ही उन्होंने अपना प्रोजेक्ट किया होगा। जैसे कि आज का जो इंटरव्यू का टॉपिक है आरसीएफएल, तो एक फर्टिलाइज़र ओरिएंटेड कंपनी है। तो जिन्होंने फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में किसी कंपनी में जैसे यूरिया है, अमोनिया है, टीएसपी है, एसएसपी है, इस तरह की कंपनी में जिन्होंने विज़िट किया है और अपना करीब 28 दिन का समय रहता है, 4 वीक्स का। हम्म, तो उस वीक में आपने कितना लर्निंग किया है, वो उनका प्राइम मोटो रहता है। तो आपको सबसे पहले तो प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए। प्रोसेस के साथ-साथ आपने वहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें आपने इक्विपमेंट देखे हैं नए। आपने एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर बहुत पढ़ा होगा, कॉलम्स पढ़े होंगे, वैक्यूम yes, yes. ड्रायर पढ़ा होगा और मतलब यूनिट ऑपरेशन से रिलेटेड आपने जो कुछ भी चीज़ें जो आप केवल बुक्स लेवल पे देखते थे, वो आपने वहाँ पे देखी हैं, उसमें क्या सीखा है, उनका प्राइम टारगेट यही रहता है। देख अच्छा नीरज, आपने हम क्रिप्को श्याम फर्टिलाइजर में भी आपने जॉब किया है, जी, केसीएफएल या केएसएफएल जो भी हो, तो यस। उसमें कैसा यस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे आपसे, याद है आपको? केएसएफएल में क्या है कि जैसे याद होगा कि हम लोग तो आप भी गए हुए थे साथ में ही, फ्रेशर्स ही थे हम लोग। हम्म, तो हम लोगों का जो क्या है कि एज़ अ फ्रेशर्स है तो हमें इंडस्ट्री का कोई आइडिया नहीं। हम्म, तो सिंपल सी बात है कि वो हमसे थ्योरी ही पकड़ेगा। हम्म, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने जब आईओसीएल का इंटरव्यू दिया था, तो उसमें थ्योरी हम्म, से उसने कुछ नहीं पूछा था क्योंकि उसका जो प्राइम मोटो है उसको यही चाहिए कि आपको टेक्निकल नॉलेज क्या है? क्योंकि आप ऑलरेडी हम्म, इंडस्ट्री में करते हैं काम, तो आप ये बताइए कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में क्या होता है? आपका क्या रोल रहा है? आपने वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें देखी हैं? कौन-कौन सी मशीन्स देखी हैं? यूनिट का ऑपरेशन कौन से आपने ऑब्ज़र्व किए हैं? मटेरियल हम्म, सेफ्टी डाटा शीट वगैरह क्या है? कौन-कौन सी आपकी यूटिलिटीज़ हैं? उनको हैंडल करने में क्या-क्या चीज़ें सेफ्टी लेनी चाहिए? ये सारे से हम्म, चीज़ें जो पॉइंट है, ये उसके इंटरव्यूअर के प्राइम टॉपिक्स रहते हैं। हम्म, अच्छा, ठीक है, अभी मैं दोबारा आपसे आऊँगा बात करने। अभी मैं बात करता हूँ मिस्टर सदन से। सर, यस ओके ओके यस सर आपने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपको और आपने असिस्टेंट मैनेजर का भी इंटरव्यू दिया है, तो क्या उनका इंटेंशन क्या होता है? अगर वो हम एज़ अ सपोज़ जा रहे हैं ट्रेनी, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू ही है, तो क्या-क्या वो हमसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी इंटरव्यू लेता है वो वहीं का कोई भी प्रोडक्शन मैनेजर होगा या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा या वाइस प्रेसिडेंट होगा, तो वो ओके। सारे इंडस्ट्री के लोग होते हैं। कोई भी सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात मैं ये सर सॉरी सर, सबसे पहली हम्म, बात ये है कि हमने कॉमन चीज़ देखी कि जो भी इंटरव्यू लेगा फर्टिलाइज़र कंपनी में, वो वहीं का एम्प्लॉयी होगा, हाँ वहीं बिल्कुल पे वही वर्किंग होगा। सबसे बड़ी बात ये हम्म, डिफरेंस है और इंडस्ट्री के इंटरव्यू में और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के इंटरव्यू में। हाँ, हाँ बाकी सर, सारी बताइए। इंडस्ट्री में कॉरपोरेट स्ट्रक्चर होता है, वो कॉरपोरेट से गवर्न होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर अभी भी लोकलाइज्ड इंडस्ट्री है। तो ओके, इसलिए हमेशा यहाँ पे जो भी होंगे वो वहीं के लोकल जो सीनियर मैनेजर होंगे या वो वही लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो अच्छा। उनके दिमाग में क्या होता है कि वो जो डे बाय डे फेस करते हैं उसी के बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हीट एक्सचेंजर हुआ आपका, सबसे मेन है पंप के कैरेक्टरिस्टिक कर्व हुए हैं, पंप के एग्ज़ैक्टली। सिलेक्शन कैसे किए जाते हैं। और हुँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो एनजी बेस्ड है, नेचुरल गैस बेस्ड है। तो हुँ, उसमें फिर आता है कि आपकी कैल्फिक वैल्यू क्या होती है, कंपोजिशन क्या होता है, ग्रॉस कैल्फिक वैल्यू क्या होती है, नेट कैल्फिक वैल्यू क्या होती है। तो इन सब के बारे में, एनर्जी के बारे में आइडिया होना चाहिए। और यस, उसके बाद यस। में कंप्रेसर है, मेन मेन सबसे बड़ी बात है कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी कंप्रेसर पे डिपेंड करती है। यहाँ एक अमोनिया प्लांट में 4-5 कंप्रेसर लगते हैं, तो उन कंप्रेसर पे पूरा का पूरा प्लांट डिपेंड करता है। तो उनको कंप्रेसर के बारे में भी जानना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं, एकदम बेसिक बेसिक। और रही हुँ, बात थ्योरी थ्योरी के हिसाब से, तो सारी थ्योरी जैसे थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ हैं, इन सब के बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे जब इंटरव्यू दिया था। तो हुँ, हुँ, फिक्स लॉ क्या है, फूरियर लॉ क्या है, और हीट एक्सचेंजर के बारे में आप क्या जानते हैं। और जैसा नीरज सर ने बताया कि जो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग है उसके बारे में तो पक्का सवाल पूछना ही है, क्योंकि हुँ, वोकेशनल ट्रेनिंग ही एक ऐसा चीज है जो आपको एक दूसरे से अलग करती है।
Yes, नहीं तो बाकी exactly. सारे लोग फोरियर लॉ, फिक्स लॉ सारे लोग जानते हैं, न्यूटन के लॉ सब जानेंगे, सारे कुछ होंगे, लेकिन क्या होगा कि आपने किसी और इंडस्ट्री में किया है। अभी मुझे यहाँ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम करते हुए 4-5 साल हो गए, तो मुझे क्या है कि मुझे एनएफएल में क्या हो रहा है, अभी कहाँ नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, कहाँ पे कैसा एक्सीडेंट हुआ, तो ये सब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज होता है। तो मैक्सिमम टाइम आप किसी फर्टिलाइजर में आपने अगर ट्रेनिंग किया है, तो आप मान लीजिए आप एनएफएल से किया है, तो मुझे एनएफएल के प्रोसेस के बारे में आइडिया है, तो मैं एनएफएल के बारे में आपको डीपली पूछूंगा कि आपने एनएफएल में क्या देखा, कैसे हुआ, वहां पे क्या प्रोडक्शन रेट था, हमेशा मतलब प्रोडक्शन रेट क्या था, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, डेटा तो पूछेंगे, क्योंकि अगर ऐसे आपने मतलब ट्रेनिंग, यस यस, हाँ अगर आपने ट्रेनिंग किया है तो हाँ वाकई में ट्रेनिंग किया है तो आपको ऑपरेटिंग जो कंस्ट्रेंट्स होंगे, ऑपरेटिंग वैल्यूज होंगी, टेम्परेचर, हाँ प्रेशर, इस पर्टिकुलर हाँ इक्विपमेंट का क्या था, हाँ ये जरूर पूछेंगे आपसे। क्या था। हाँ, तो जैसे बेसिक आइडिया, कोई भी इंटरव्यूअर ये जानता है कि आप वहां पे केवल एक ही महीने थे, लेकिन क्या आप क्यूरियस थे उस एक महीने के टाइम में, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं तो ट्रेनिंग कैसे होता है, कैसे आप लोग करते हैं, मतलब तो ये सबको उसमें क्या पता होता है। है कि हाँ, ये सबको पता है। तो इसलिए सबसे बड़ा मैटर यही है कि आपको ट्रेनिंग पे ध्यान रखना है। पंप, कंप्रेसर, ब्लोअर, टरबाइन, इन सब चीजों पे ध्यान रखना है अगर आप हाँ फर्टिलाइजर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। हाँ, बेसिकली जो भी इक्विपमेंट है, जो इक्विपमेंट के थ्रू गो थ्रू होते हैं, वो उस पे पूछेंगे कि हीट एक्सचेंजर में हम्म, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या हाँ प्रॉब्लम बिल्कुल। फेस करते हैं, उससे बेस्ट क्वेश्चन हाँ पूछेंगे, फॉलिंग क्या होता है, हाँ, फॉलिंग क्या होता है, फॉलिंग को और रिड्यूस जैसे कैसे कर सकते हैं हम। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन एक बार मेरे से पूछा गया इंसुलेशन के बारे में, जबकि हम्म, इंसुलेशन हम पढ़ते भी हैं, सिलेंडर में इंसुलेशन, स्फेयर में इंसुलेशन, हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी हैं कि क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन निकालने के हैं। तो जी जी। ये सब बेसिक है कि मतलब व्हाट इज क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज है जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वही पूछा जाएगा। आपसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बार्क जैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपको कोई डेरिवेशन किया जाए, कुछ भी हाँ नहीं हाँ, ऐसा सही होगा। बात। हाँ, तो हाँ हमें बेसिकली फोकस होना चाहिए, जो भी इक्विपमेंट, जो भी यूनिट्स ऑपरेशन होते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, हम्म उसके हम्म बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। और जिन बच्चों ने ट्रेनिंग की हम्म है, स्पेशली फर्टिलाइजर हाँ इंडस्ट्री बिल्कुल। में, उनको बहुत ही ज्यादा कंसर्न होना है अपने प्रोजेक्ट पे और अपने ट्रेनिंग रिपोर्ट पे। हाँ उनको बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली डेटा पूरा पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्शन रेट है, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप देख सकते हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, मैं आता हूँ दोबारा। प्रियांश सर। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर, सत्येंद्र सर एंड नीरज सर। नीरज सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आपका एक्सपीरियंस है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एज वेल एज इन द ऑयल इंडस्ट्री, सर जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से ट्रेनिंग नहीं की है, तो उनके मन में कहीं एक फियर फैक्टर है कि हम कैसे इंटरव्यू को डील करें, जबकि हमने जो ट्रेनिंग की हुई है वो किसी भी ऑयल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की है। तो इसके ऊपर आपकी क्या कमेंट रहेगी? देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग फर्टिलाइज़र में ट्रेन नहीं कर सकते हैं निकल और सभी जो रिफाइनरी में भी नहीं कर सकते हैं। तो जो इंटरव्यू है उसका जो प्राइम मोटो ये रहता है कि आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान आप क्या सीखे हैं और उसने आपने देखिए आप कहीं भी ट्रेनिंग करिए, ठीक? हीट एक्सचेंजर सेम है, कंप्रेसर सेम है, पंप सेम है। तो उस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपने अपने थ्योरी को अपने प्रैक्टिकल से कैसे कोरिलेट किया, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मान लीजिए कि जैसे कि हीट एक्सचेंजर ही ले लिया। जी अब हीट एक्सचेंजर है तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर हो सकता है आपने देखा हो तो आपने उसमें कूलिंग वाटर लाइन अप करते हैं, ठीक है? तो आप उसमें पूछ सकते हैं एक बेसिक एस्पेक्ट क्या है कूलिंग वाटर जो उस लाइन का देने का। तो उसमें बहुत एक कॉमन सी चीज़ होती है कि उसमें वेंट होते हैं, ड्रेन होते हैं, तो उसमें सबसे पहले एयर रिमूवल का होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपने थोड़ा-सा भी प्रोसेस के बारे में सीखा है, तो ये हो सकता है। हालाँकि ये एक्चुअल में प्रैक्टिस की चीज़ है और बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। जो रिफाइनरी में या जो जिस फील्ड में टाइम दे रहे हैं, ये वही चीज़ कर पाएँगे। लेकिन जहाँ तक सो मैं बात सर, करूँ तो अभी जैसे कि जिन्होंने अमोनिया शायद धीरज सर की आवाज नहीं आ रही है, हाँ कट गई। हाँ ओके ओके।
हाँ सर, सत्यन सर। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, तो आप अगर सपोज आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं किसी बच्चे का, तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे सबसे पहला? मैं पहला ही मतलब जैसे सबसे पहले इंटरव्यू जाने से पहले हालचाल पूछते हैं, सबको यही हालचाल पूछता है। उसके ऑब्वियसली। बाद से मैं हाँ, हाँ उसके बाद में उसको धीरे धीरे मतलब फिक्स लॉ क्या है, फूरियर लॉ क्या है, आप हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जानते हैं कि नहीं, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट जानते हैं कि नहीं, धीरे धीरे लेवल लेते हुए फिर अगर आपको डिटेल में जाना है तो कोई भी इंटरव्यूअर डिटेल में जाएगा तो एंट्रोपी पूछेगा, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट के बारे में पूछेगा, इससे ज्यादा डिटेल थियरी में के बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन पंप के बारे में मैं पहले ही बोलूंगा कि पंप की कैरेक्टरिस्टिक करो आप बना दीजिए। किसी भी पंप को सिलेक्शन, कोई भी पंप अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या आपको मालूम है पंप में। पंप के बारे में ऐसे ही अगर मैं कंप्रेसर के बारे में पूछूं तो कंप्रेसर का अगर बेसिक जानकारी होगा किसी को तो वो एंटी सर्च के बारे में जानता होगा, एंटी सर्च के बारे में अगर कोई जानता है कि नहीं। फिर ऐसे ही ब्लोअर के बारे में क्या जानते हैं, ब्लोअर फैन से अलग कैसे है, ये कैसे आप जानते हैं। और अगर मैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अगर इंटरव्यू के लिए आप कोई जाता है तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि कैटालिटिक रिएक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि यस। हेक्टा मॉडुलस क्या है, एमटी क्या है, मतलब इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। और जैसे मैं अपने अमोनिया के बारे में बताऊं, थोड़ा सा ही ब्रीफ में मैं बताता हूं तो क्या होता है कि प्राइमरी रिफॉर्मर होते हैं, फिर सेकेंडरी रिफॉर्मर होता है, फिर हाई टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्शन होगा, फिर लो लो टेम्परेचर टेम्परेचर। शिफ्ट रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद मेथिनेटर होते हैं। मेथिनेटर के पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है, तो रिमूव उसके करने बाद के लिए। मेथिनेटर होता है, रिमूव होता है। तो मैं पीएसए। ये पॉइंट इसलिए बता दिया कि कोई भी बच्चा अगर क्यूरियस है तो वो प्राइमरी रिफॉर्मर के बारे में गूगल सर्च कर सकता है, सेकेंडरी रिफॉर्मर के बारे में कर सकता है, हाई टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्टर के बारे में सर्च कर सकता है, लो टेम्परेचर और CO2 एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में, मेथिनेटर के बारे में, कंप्रेसर के बारे में। सबसे बड़ा सवाल अगर अगर मुझे किसी भी बच्चे को एग्जैक्टली अगर मुझे जानना हो कि मतलब वो मतलब थोड़ा सा टैलेंटेड है या नहीं है, तो मैं यही पूछूंगा कि कंप्रेसर में इंटर स्टेज कूलर का यूज क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हाँ, इंटर स्टेज कूलर में, उसको तो आपको वर्क को, थर्मोडायनामिक से आपको, हाँ, हाँ इसे वर्क हाँ रिड्यूस करने के लिए। हाँ, हाँ एग्जैक्टली। वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको मिनिमम वर्क करना पड़ता है। हाँ, एक्चुअली और क्योंकि इंडस्ट्री में हम लोग थर्मल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, बट वी आर ट्राई टू हाँ रीच एट द थर्मल कंडीशन। हाँ हाँ हम ट्राई करते हैं कि हम इस थर्मल की कंडीशन में पहुंच पाए। हाँ तो ये थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट है मतलब। तो हाँ, तो इस पे एक ऐसे और ही सर, मतलब इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ सबसे पहली बात बिल्कुल। कि कंप्रेसर हाँ में मल्टी स्टेज क्यों यूज करते हैं। फिर बच्चा बोलेगा कि हाँ मल्टी स्टेज इसलिए करते हैं ताकि वर्क रिड्यूस हो सके। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता हम्म, है कि फिर तो हम इनफाइनाइट लगा दें कूलिंग, इनफाइनाइट मल्टी स्टेज लेकिन मतलब कूलर लगाते हैं। नहीं, इनफाइनाइट मल्टी स्टेज कूलर नहीं लगा सकते हैं। सारा कुछ मतलब पैसे पे डिपेंड करता है। पूरी हाँ, वही इंडस्ट्री चीज। आपके बिल्कुल सर। नॉलेज से ज्यादा पैसे पे डिपेंड करती है कि पहले किसी भी अगर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके इकोनॉमिक्स को पहले ध्यान में रखते हैं। तो हाँ, यहाँ पे ये आ गया एक प्लांट रीजन, गए इकोनॉमिक्स। हाँ प्लांट एंड इकोनॉमिक्स। तो ये मेन मेन रीजन है। बाकी बाकी मल्टी स्टेज होते हैं, कोई अगर अच्छे से कंप्रेसर देखेगा तो उसे अच्छे से समझ में आएगा कि मतलब इसमें क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या स्टेजेस मतलब कंप्लीट करने पड़ते हैं। मैक्सिमम हमारे यहाँ तो 4-5 स्टेज के कंप्रेसर होते हैं। 4-5 स्टेज में अगर किसी भी 31 एटा प्रेशर से हम लगभग 180 एटा प्रेशर तक भी ले जाते हैं उससे। तो हाई प्रेशर इंडस्ट्री है पूरी की पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। यहाँ पे एक हाई पॉइंट प्रेशर। इंपॉर्टेंट है, अगर हाँ हाई प्रेशर इंडस्ट्री है मतलब। जी जी। और यहाँ पे सर हाई ये, प्रेशर स्टीम है। हाँ हाँ सर, ये बिल्कुल। लास्ट ईयर सीटी में क्वेश्चन भी पूछा गया था अमोनिया से रिलेटेड, उसके ऑपरेटिंग पैरामीटर। और जहां तक सत्यन अच्छा सर अच्छा। की बात है तो मुझे हाँ ये चीज समझ में आती है
कि सर का कहने का मीनिंग ये है कि आप अगर आपने ट्रेनिंग भी नहीं की है तो जो भी इक्विपमेंट्स की सीक्वेंस है वो आपको मालूम होनी हाँ चाहिए, हाँ उनके बारे में एक हाँ, बिल्कुल बेसिक नॉलेज बिल्कुल, होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और वो बेसिक नॉलेज है। किस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं उसके बारे में भी आपको मालूम अरे होना सबसे चाहिए। बड़ी बात है ना कि एक्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। मतलब कोई भी हाँ रिएक्शन सर, उस एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, तो आप ये बता सब सकते हैं कि इन सब के ऑपरेटिंग बारे में कंडीशन बेसिक नॉलेज होना आप चाहिए। सर उससे रिलेटेड आप बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग कंडीशन क्या होगी विद द हेल्प ऑफ द ली चैटरियल प्रिंसिपल, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, अगर आप टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या रखें, हाँ इनर्ट की कंडीशन क्या हाँ होंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये आपने सही बोला कि किसी भी, अगर जैसे हमारा प्राइमरी रिफॉर्मर है, तो प्राइमरी रिफॉर्मर में हम बेसिक काम करते हैं कि CH4 Ng और स्टीम को मिला के हम उसको उसको रिफॉर्म करते हैं CO बिल्कुल सर, CO2 और हाइड्रोजन में ना। जी जी हाइड्रोजन। तो हाँ, हाइड्रोजन में, तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और जैसा अभी प्रियांक जी ने बताया कि हमेशा ये इसके बारे में देखना चाहिए कि इनर्ट ज्यादा होने पे रिएक्शन कितना स्लो होगा, उसके क्या क्या कंडीशन होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा। जैसे जो भी इफेक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हम ट्राई करते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर पे हम इनपुट दें, लेकिन बिल्कुल उसके सर। साथ में, हाँ, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है। एक तो इक्विलिब्रियम है, एक है रेट ऑफ रिएक्शन। जी आपको जी इक्विलिब्रियम पहुंचने में ही आपको 10 घंटे लगे तो भी अच्छा नहीं है। तो उसको मैनेज करते हैं, मतलब प्रोसेस को, जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, प्रोसेस की ऑप्टिमाइजेशन, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, तो वो उसका पार्ट है ये। तो जैसे जैसे प्राइमरी रिफॉर्मर का बता दिया मैं, सेकेंडरी रिफॉर्मर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाई टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्शन। तो सेकेंडरी रिफॉर्मर में क्या होता है कि हम एयर को डायरेक्टली देते हैं, वहां पे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है, और बाकी हम प्रोसेस में नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। और जो HT है और LT है, ये दोनों का काम CO को CO2 में कन्वर्ट करना तुम्हें होता कन्वर्ट है। करना है, बिल्कुल सर। हाँ, कन्वर्ट करना है। और ये दोनों जो प्रोसेस हैं, ये दोनों प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हैं, लेकिन तो वाटर एक गैस ही शिफ्ट काम के रिएक्शन भी लिए, बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, और एक ही काम के लिए दो रिएक्टर क्यों यूज करते हैं, अगर ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, कुछ बच्चे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, वो जान के गूगल सर्च करेंगे कि एक ही रिएक्शन CO को CO2 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर क्यों यूज करते हैं, मतलब दो हाँ रिएक्टर क्यों एक्चुअली यूज रीजन करते हैं। रीजन रीजन देखो, बच्चों ने थ्योरी नहीं, पढ़ा है बताइए बट उसका नहीं, एप्लीकेशन, बच्चे, हाँ हाँ बच्चों ने थ्योरी पढ़ा है बट उनका एप्लीकेशन हाँ पता होना चाहिए कि हमें क्यों हम इसका यूज कर रहा है। और हिंट सर ने दे हाँ दिया कि ये एक्सोथर्मिक हाँ रिएक्शन है और रिवर्सिबल है। हाँ, तो हिंट सर ने एक दे दिया। रेट ऑफ रिएक्शन है और एक इक्विलिब्रिया है। इन दोनों में हाँ आप जाइएगा और सर्च कीजिएगा। हाँ, तो सर सबसे जैसा पहला कि क्वेश्चन जो ये ऐसे क्वेश्चन बेसिकली उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो इंटरव्यू जो ऑलरेडी इंटर्न कर चुके हैं हाँ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बिल्कुल, में। हाँ हाँ क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों आखिर में CO को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए दो रिएक्टर हम क्यों कर रहे हैं, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे, ऐसा क्यों कर लो रहे हैं। टेम्परेचर पर क्यों कर रहे हैं। तो तो जैसा कि आपको शायद अगर टाइम ना मिल पाया, टाइम कम है इसलिए शायद सर मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं सही हूँ तो आप बताइएगा। हाँ बिल्कुल, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि रेट इनिशियली फास्ट होगा, फास्ट होगा, बट हाँ हाँ बिल्कुल, बट हम अगर हाई टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज बिल्कुल कर तो सर। जाएगा। फिर उसको हमें इंक्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। या हाँ हाँ दैट इज टोटली बेस्ड ऑन हाँ द जो सर ने प्रियांश सर ने भी बोला कि हाउ द इक्विलिब्रियम कन्वर्जन विल वेरी विद द ऑपरेटिंग कंडीशंस। हाँ हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल, टेम्परेचर को इनिशियली हम हाई रखेंगे, मजबूरी है क्योंकि हमें रेट को इंक्रीज करना है। इंक्रीज कि करना है। इनिशियली जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बट बिल्कुल, एज द यही, हाँ बट यही चीज है कि हम हाँ पढ़े वही चीजें हैं बट कैसे उसको अप्लाई कर पाए ये हम्म, इम्पोर्टेंट है। हाँ तो बिल्कुल, सर बेसिकली ये, हाँ प्रियांश सर। सर जैसे कि सत्येंद्र सर ने बताया, और फर्टिलाइजर प्लांट से अलग भी जितनी भी ऑयल इंडस्ट्री है वहां पे भी हमारी HU यूनिट होती है, हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट। NG से बिल्कुल, नेचुरल गैस से हम लोग हाइड्रोजन ही बनाते हैं। सेम सारी चीज जो सर ने बताई है वही सारी चीज है।
तो वही हाइड्रोजन जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो वही हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। तो जब मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी IUCL में, तो हाँ HE यूनिट में, तो सर सारी चीज जो आपने बताई है कि प्राइमरी रिफॉर्मर, सेकेंडरी रिफॉर्मर, देन हाई टेम्परेचर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्टर, लो टेम्परेचर, देन PCA प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन कॉलम, वो सारी चीज थी वो। तो सर उनके बारे में एक बेसिक आइडिया होना ही चाहिए, और ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। हाँ नीरज सर। हाँ, मैं दूसरे फोन से लॉगिन किया हूँ, कुछ नेटवर्क का इश्यू आ रहा था। आवाज आ रही है? हाँ नीरज, अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चों ने ट्रेनिंग किया है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, उनमें थोड़ा सा गाइड करिए कि ये जो प्रोसेस होता है अमोनिया फॉर्मेशन का, उसमें थोड़ा सा एक उनको गाइड दे दीजिए कि क्या क्या प्रोसेस, किसके थ्रू हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, पूरे एक सीक्वेंस शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज वे में, थोड़ा सा सही तरीके से, ताकि बच्चे उसको गूगल के थ्रू देख पाए। जी हाँ। ये क्या है कि आपको अमोनिया बनाने का जो सीधा हैबर प्रोसेस यूज होता है हम लोगों का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन N2+3:2NH3, ठीक है। और इसमें आपका आयरन कैटलिस्ट यूज होता है। तो आपको एक थोड़ा ये भी कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है कि आप अगर अमोनिया प्लांट्स में आपने ट्रेनिंग किया है तो रिफॉर्मर का कैटलिस्ट आपका क्या है, HT शिफ्ट कन्वर्टर, LT शिफ्ट कन्वर्टर, जैसा अभी सत्येंद्र सर ने बताया। उसके साथ साथ में आपका जो मेन रिएक्टर है अमोनिया रिएक्टर, उसमें कैटलिस्ट क्या है। तो आपने देखा होगा सिंपल से N2+3H2 पर Fe लिखते हैं तो आयरन कैटलिस्ट वगैरह रहता है। तो आपको एक ये आइडिया होना चाहिए कि एक पृष्ठभूमि क्या है कि हमारा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन के लिए कौन-कौन से प्रोसेस है। तो अभी क्या जो सबसे लेटेस्ट है, जो हमारा सबसे इकोनॉमिकल है और एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा मीथेन है, CH4 यानी NG। NG हमारा 56% से लेकर 98% तक हमारा रहता है। उसके साथ-साथ अगर हम हायर हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ने लगे, पहले क्या होता था कि हम लोग नाइट नेफ्था, हैवी नेफ्था, यहाँ तक कि हाँ, नेफ्था भी यूज करते थे। लेकिन जैसे-जैसे ही आप हायर हाइड्रोकार्बन की तरफ आप बढ़ना शुरू होंगे, तो आपका ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं रह जाता है। एक थंब कैलकुलेशंस है कि जब आप नेचुरल गैस से हेवियर फीड की तरफ बढ़ेंगे, आप नेफ्था की तरफ बढ़ रहे हैं या और गैसेस की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे हाइड्रोजन, तो आपका 1.2 टाइम्स, 1.25 टाइम्स और यहाँ तक कि 1.5 टाइम्स तक हो जाता है। कुछ ऐसी भी प्लांट्स हैं जो जिनका फीड कभी नेफ्था होता था, लेकिन अभी क्या है कि गवर्नमेंट के काफी नॉर्म्स आ गए हैं। अब नेफ्था का जो प्राइम यूज होता है वो पेट्रोल बनाने में यूज हो जा रहा है। नेफ्था की रिफॉर्मिंग करके उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा करके एज ए पेट्रोल के रूप में यूज कर ले रहे हैं। और बाकी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा है और ये इसके सोर्सेज भी काफी स्केयर हैं, तो इस हिसाब से उसको जो है मिसयूज उसका नहीं करना है। तो जितने भी प्लांट है अभी सभी जगह डिसकंटिन्यू कर दिया गया है नेफ्था का, और मैक्सिमम जो उनका फोकस है वो नेचुरल गैस का ही। तो ये मैं अमोनिया के अभी जैसा प्रोडक्शन कि में प्रदीप सर ने प्रोसेस होता बताया, है पूरा, वो जी। बता दीजिए थोड़ा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वैसे मेरा बैकग्राउंड भी अमोनिया का ही रहा है, और मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले प्रोडक्शन को। मैं एक आपको तो थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो फीड आता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम देख रहा है वो गेल देख रहा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल ही सभी जग प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और सबसे पहले क्या होता है कि उसमें बहुत माइनर कंसंट्रेशन में, यानी 0.1% मैक्सिमम 0.05 के आसपास आता है या निग्लिजिबल आता है सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट जो हमारा होता है वो हमारे कैटलिस्ट के लिए पॉइजनस है, परमानेंट पॉइजनस है। तो सबसे पहले उसको रिमूवल करना होता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं। उसके लिए कैटलिस्ट यूज होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी सल्फाइडिंग की जाती है और उस कंडीशन पे आपका सल्फर टोटली रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद उसकी गैस की प्रीहीटिंग होती है। उसमें जैसे बोलते हैं रिफॉर्मिंग, उसके साथ साथ में इसको टर्म यूज हुआ है स्टीम रिफॉर्मिंग। एक बहुत अच्छा होता है स्टीम कार्बन रेशियो। स्टीम कार्बन रेशियो पे आपको ध्यान रखना है कि आपके प्लांट में क्या चल रहा था। नॉर्मली जो है 3 या से ज्यादा ही रहता है स्टीम कार्बन रेशियो। और आपका रिएक्शन, आपको बस ये कोरिलेट करना है कि आप जो चीज भी देख रहे हैं, आपको अगर उसको नहीं पता है तो आपको अपनी थ्योरी से कनेक्ट करना है। जैसे अभी सत्येंद्र सर ने कहा है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि रिफॉर्मिंग करने के लिए आप फर्नेस यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप रिएक्शन कराओगे,
आपने प्रीहीटिंग की, जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। तो उसको अचीव करने के लिए हम अलग से फायरिंग देते हैं, हमको गर्म करना पड़ेगा। जैसे-जैसे आपके ट्यूब्स में ऊपर से लेके नीचे की तरफ जब गैस मूव करेगी, उसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन को भी आपको बढ़ाना है, आपको इक्विलिब्रिया गेन करना है, आपको मैक्सिमम मीथेन को आपको हाइड्रोजन और CO, CO2 में कन्वर्ट करना है। अब हमारे क्या देखिए, आप रिएक्शन देखेंगे तो N2 + 3H2 है। अभी हमारे पास नाइट्रोजन नहीं है, केवल हाइड्रोजन है और CO, CO2 है। CO, CO2 का अभी हमारा कोई यूज़ नहीं है, हमें हाइड्रोजन चाहिए तो इसको रिमूव करना है। इसके बाद हमारा सेकेंडरी रिफॉर्मर लगा होता है। सेकेंडरी रिफॉर्मर का फंक्शन सेम है, वो भी एंडोथर्मिक होता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग जो हीट लेते हैं, वो वहाँ अलग से कोई बर्नर फायर नहीं हो रहा है। उसमें क्या होता है कि आपका जो आउटलेट गैस टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, करीब जो है रिफॉर्मर के आउटलेट में आपका जो टेम्परेचर रहता है करीब 800 डिग्री के आसपास। उसके बाद हीट को थोड़ा-सा डाउन करते हैं, उसके बाद में बॉयलर लगा होता है, बॉयलर से टेम्परेचर उसको ऑपरेटिंग रेंज में लाते हैं, फिर डायरेक्टली वहाँ पर एयर इंट्रोड्यूस कर देते हैं सेकेंडरी रिफॉर्मर। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि गैसेज़ हैं इतने हाई टेम्परेचर पे, CO है, CO2 है, सभी इन्फ्लेमेबल गैसेज़ हैं, हाइड्रोजन है, तो वहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड होता है एक तरह से हाइड्रोजन क्या कहते हैं, तो रिएक्शन तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है, एकदम से शूट करता है और वही जो टेम्परेचर शूट करता है वो एज़ ए हीट रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आगे यूज़ हो जाता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम इसमें कोई बर्नर वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम केवल क्या है एक कंबस्टन प्रोसेस को ही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपका मीथेन जो है मैक्सिमम हाइड्रोजन और CO, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। CO का हमारा कोई यूज़ नहीं है। नाइट्रोजन हमें एयर से मिल गया क्योंकि जो उसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट था वो यूज़ हो गया, अब नाइट्रोजन कंटेंट वो हमारा गैस में आ गया। CO को हम जो है शिफ्ट करते हैं जिसको बोलते हैं शिफ्ट कन्वर्जन। हाई टेम्परेचर का शिफ्ट कन्वर्टर, लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर। हाई टेम्परेचर इसलिए यूज़ करते हैं हमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, लेकिन जो फेवरेबल कंडीशन है वो हमारा लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर है क्योंकि सिर्फ वाटर शिफ्ट रिएक्शन आपका है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑलरेडी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन क्या आपका इक्विलिब्रिया से आप थोड़ा-सा पीछे हो जाओगे, इसलिए दो रेखा। फिर उसके बाद क्या हमारा प्रोसेस है कि हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को सेपरेट करना है और CO2 को हटाना है। तो CO2 को हटाने के लिए आपका वेट्रोकॉक सॉल्यूशन यूज़ होता है। इसके अलग से एब्जॉर्बर सिस्टम लगा हुआ है। वहाँ पर ले जाते हैं वेट्रोकॉक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। मेनली क्या पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट रहता है एक तरह से और उसमें एब्जॉर्बर के बाद हमारा डिसॉर्प्शन होता है। डिसॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन होता है वेट्रोकॉक सॉल्यूशन उसको रीजनरेट कर लेते हैं और गैस को सीधे यूरिया प्लांट भेज देते हैं। अब हमारे जो एब्जॉर्प्शन यूनिट के बाद जो हमारे पास गैस जो कंपोनेंट बचते हैं उसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अब बहुत ही ppm लेवल पे CO भी है या CO2 भी है, क्योंकि 100% तो कहीं भी नहीं अचीव कर सकते हैं, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही हैं। तो अब हमें उसको ये जो CO और CO2 कंटेंट है, हाँ रिमूव करना है। अब इसका रिमूव करने का फंडा क्यों है, हम क्यों चलना जाए? इसका सीधा सा फंडा ये है कि जो CO, CO2 कंटेंट है, ये हमारा जो मेन कन्वर्टर है, आयरन कैटलिस्ट, वो ऑक्सीजन कंटेंट वहाँ पर पॉइजनस है। वो उसको वहाँ पे नहीं जाना है। तो उस ऑक्सीजन कंटेंट को हमें फिर से रिमूव करना है, तो उसके लिए मिथनेटर लगाते हैं। वो CO, CO2 को फिर से मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, और मीथेन हमारे लिए एज़ ए पॉइजनस नहीं है। दूसरा एक पॉइजनस का रीज़न है, दूसरा क्या है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सूट करता है। जब भी कोई ऑक्सीजन कंटेंट उसमें जाता है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सूट करता है और उसमें बहुत ही चेन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर एकदम से बढ़ा सकता है। तो इसलिए हम एक प्रिकॉशन के तौर पे लेते हैं कि हमको मिथनेटर के थ्रू गुजारनी है टोटल गैस को। अब मिथनेटर से गुजरने के बाद हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और CH4 रहती है। अब गैस को क्या है कि हमें पता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग कंडीशन है हाई प्रेशर चाहिए। आप गैस को कंप्रेस करेंगे, इसके लिए सिंथेसिस गैस कंप्रेसर यूज़ होता है। आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सिंथेसिस गैस किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन, CO, CO2 इसके मिक्सचर को ही सिंथेसिस गैस के रूप में जाना जाता है। सिन गैस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। शॉर्ट में सिन गैस बोलते हैं। अभी कंप्रेशन रेशियो की भी बात की थी कि आपको इंटरकूलर लगे हुए हैं, कंप्रेसर तो आपको वो सब चीजें देखनी है। अब गैस को हम कंप्रेस करते हैं, उसके बाद कन्वर्टर में ले जाते हैं। तो हमारा क्या है कि जो एक थ्योरेटिकल हमारा कैलकुलेशन है कि 20% के आसपास, आप जैसे 100% गैस भेज रहे हो तो 20% गैस ही अमोनिया में कन्वर्ट होगी। 80% गैस ऐसी है जो आपको कन्वर्ट नहीं करा। आप चाहो कि एक ही साइकिल में आप कर लो तो वो नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होता है, आपको उस गैस को कंटिन्यूअस घुमाना पड़ता है। तो एक लूप होता है जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन लूप। तो आपको रेफ्रिजरेशन लूप के थ्रू उस गैस को गुजारना होता है।
और वो गैस अमोनिया में कन्वर्ट होती जाती है और उसके बाद उसकी चिलिंग की जाती है। और अमोनिया जो आपकी रिएक्टर से निकल रही है, वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होती है, उसको भी बॉयलर के थ्रू ठंडा किया जाता है, स्टीम जनरेशन करते हैं। कई मल्टीपल एक्सचेंजर से गुजारा जाता है वहाँ पे और फिर उसको अमोनिया से ही ठंडा किया जाता है। अब आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो हमारा जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमारा जो CH4 था, मीथेन था, वो कहाँ गया? तो क्या करते हैं, लूप में बहुत एक ऐसा पॉइंट निकाला जाता है, जहाँ पर कि अमोनिया कंडेंस होने वाली होती है। ऑटोमेटिक ऐसा टेम्परेचर पहुँचता है जहाँ पर ठंडे करते-करते अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लेकिन क्या है, आपका मीथेन का जो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर वो नहीं होता, वहाँ पर से एक पर्ज निकाल लिया जाता है। आपने पर्ज से रिलेटेड काफ़ी कैलकुलेशन की होगी, हाँ, मटेरियल आपने एनर्जी बैलेंस में। रिसाइकल पर्स में हम लोग पढ़ाते हैं, हाँ, हाँ, ताकि वहाँ पर से एक उस पर्ज लूप गैस में जो निकल है इनर्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो जाए, जी हाँ। इसलिए अब इसको रिमूव अगर करना पड़ता इनर्ट है। का कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा पार्शियल प्रेशर जो है, जैसे-जैसे कंपोनेंट है उसका अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ेगा या मोल एक तरह से देखें मोल परसेंट बढ़ेगा, तो हमारा जो कंडेंसेशन करने के लिए गैस का, तो हमारा पार्शियल प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो हमें वहाँ पर से मीथेन का कंसंट्रेशन हटाना है। अल्टीमेटली वो कंस्टीट्यूएंट हमें वहाँ से कम करना है, तो पार्शियल प्रेशर हमारा ऑलरेडी दूसरी गैस का बढ़ जाएगा। तो वहाँ से पज निकाल लेते हैं, पज हाँ, निकालने क्योंकि के बाद वो प्रेशर मीथेन गैस बढ़ाएंगे तभी जो है कंडेंस होगा। हाँ, अब प्रेशर बढ़ाने के लिए आप चाहे तो प्रेशर बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रेशर बढ़ाने के पास आपके पास लिमिटेशन आ जाएँगी। आपको कंप्रेसर के आरपीएम बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है? एनर्जी आप बहुत ज़्यादा कंजम्पशन। प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो आपके पास इक्विपमेंट की क्या कहते हैं, एक लिमिटेशंस हैं, इक्विपमेंट डिज़ाइन है। मान लीजिए 275 केजी के लिए डिज़ाइन है, एटीए के लिए। आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? आपके पास ऑप्शन पैरामीटर ही आप चेंज करिए, तो आप वहाँ से पज निकाल लेते हैं। उस गैस को बहुत सारे जगह पे है, प्रिज़्म सेपरेटर के थ्रू उसमें भी से हाइड्रोजन रिकवरी कर लेते हैं। जहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, तो उस गैस को आप सीधे रिफॉर्मर में एज़ ए फ्यूल भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मीथेन कंटेंट रहता है। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो ये एक साइकिल है और तो इसमें देखो, जो सर ने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि अमोनिया हाँ का बिल्कुल। फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सत्येंद्र सर ने, नीरज सर ने पूरा प्रोसेस बता दिया। एक आपको ओवरव्यू मिल गया कि हमें किस तरीके से सब यूनिट ऑपरेशन को लिंक करना है और कैसे हम जो थियरी पढ़े हैं क्लास में उसको कनेक्ट करना है। तो सारी चीजें वही हैं, वही हम रिसाइकल पढ़ते हैं, वही पर्च पढ़ते हैं, बट मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे टाइम की कमी की वजह से हमें सेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सत्येंद्र सर और नीरज सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर किया और आगे भी। सर, सत्येंद्र सर, मैं आपको स्पेशली और नीरज को भी बोलता हूँ कि आपको आगे जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी बच्चों को आपको गाइड करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ बिल्कुल थ्योरिटिकल नॉलेज बिल्कुल देते हैं बिल्कुल। और प्रैक्टिकल नॉलेज भी है मेरे पास है, बट हम प्रैक्टिकल हाँ नॉलेज आप चूंकि वर्क कर रहे हैं तो और ज्यादा अच्छा ट्यून बनेगा कि आप मैं थियरी और आप प्रैक्टिकल। तो थियरी और प्रैक्टिकल हाँ दोनों बिल्कुल का जो बिल्कुल नॉलेज होगा बिल्कुल। हम लोग यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे बच्चे हाँ वो फील आ सके, अच्छी तरीके से इंडस्ट्री को प्रोसेस को समझ पाए। बिल्कुल तो सत्येंद्र बिल्कुल। सर, ये आप हाँ मेरा रिक्वेस्ट मानिए या मेरा ऑर्डर मानिए एक तरीके से। ना ना, और ऑर्डर ही है आपका। हाँ अच्छा सर आप थैंक देखिए, यू। बच्चों के लिए जो जो आज के मतलब बच्चे हैं ना, वो उन्हें मतलब मैं भी खुद चाहता हूँ कि अगर किस तरीके से हेल्प कर सकूं, ठीक है? क्योंकि हमें पुराने समय में हमें भी अपनी यादें हैं कि जब हम बीटेक करते थे तो क्या-क्या प्रॉब्लम फेस होते थे, कैसे मतलब शॉर्टकमिंग को दूर किया गया। अभी क्या जी है कि टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी कहीं से बैठे हुए कनेक्ट हो सकता है, अपने नॉलेज को शेयर कर सकता है। तो ये जी, ईज़ी वे है और आराम से किया जा सकता है, तो हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब बोलेंगे तभी मैं हाज़िर हूँ। थैंक यू सो मच सत्येंद्र सर, थैंक यू सो मच। और नीरज, आप तुमको भी जब भी होगा बच्चों के लिए हमारे अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करना है कि हम क्या क्या ट्रेवल सूट जो हम फेस करते हैं इंडस्ट्री में, क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, और जो भी ट्रेनिंग के टाइम में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम होती है जरूर हम कनेक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए एक थियरी और बिल्कुल, प्रैक्टिकल में, जो कि बिल्कुल। हम यहाँ पे एज ए मीडियम की तरह यूज कर रहे हैं ताकि थियरी और प्रैक्टिकल को लिंक कर पाए, जिससे इस चीजों को समझना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल प्रदीप और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो और जो भी बच्चे हैं जिनको थोड़ा भी गाइडेंस मैं दे सकूँ, जितनी भी मुझे जानकारी है, तो वो उनके लिए यूज़फुल हो जाए और अपने पथ पे आगे बढ़ें। और मैं एक चीज़ थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं हाँ। कि जो भी हुँ, हुँ। बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपने ट्रेनिंग की है, वहाँ पे कौन-कौन से केमिकल्स यूज़ हुए हैं।
या कौन-कौन सी यूटिलिटीज़ है, आपको थोड़ा-सा उनका एमएसडीएस याद रखना है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। जिसमें बहुत सारी कॉमन जी चीज़ें हैं, सर। जैसे टीएलबी के बारे में पूछा जाता है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट और आपका जैसे शॉर्ट टर्म एक्सपोज़र लिमिट। ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया और जो भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसका आपको एक डाटा याद रहना ओके चाहिए कि आपको उसकी लिमिट क्या ओके। है। ये क्वेश्चन्स जो आपके सीधे थ्योरी सत्यन सर, हाँ, बिल्कुल। कुछ अ, बोलिए। मेरा भी एक्सपीरियंस है काफ़ी, तो मैं भी जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस से अकॉर्डिंग, जिन बच्चों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रेनिंग किया है, हाँ, उन उनको बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट से, क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। इंडस्ट्री में आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है कि ट्रीटमेंट प्लांट का जो रोल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस पे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कौन से केमिकल यूज़ करते थे वहाँ पे, बिल्कुल, क्या करते हैं? तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। सर? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए किसी भी प्लांट की लाइफ़ कितनी बड़ी होगी। जैसे कोई कोई प्लांट 15 साल चलेगा, कोई 20 इयर्स चलेगा, तो वो सारा का सारा वाटर ट्रीटमेंट पे और कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसे उस वाटर को अगर आप किसी भी मतलब अगर उसका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है कूलिंग वाटर का, उसको हीट एक्सचेंजर के लिए ले जा रहे हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होते हुए उसके ट्यूब करोड़ हो जाएँगे और अगर पूरे प्लांट के हीट एक्सचेंजर अगर करोड़ हो गए तो आपको पूरा का पूरा प्लांट ही बंद करना पड़ जाएगा। तो हीट एक्सचेंजर का इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वाटर ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो अपने लाइफ में मैं इंडस्ट्री में आने के बाद में यही समझा कि हमेशा वाटर की क्वालिटी पे ध्यान रखना है कि हार्डनेस कितना है, जो भी जितने भी सीओसी हैं, क्या है, मतलब इन सब चीज़ों पे मैं स्पेशली बहुत ध्यान रखता हूँ। क्योंकि इससे प्लांट के लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सबको क्या होता है कि अपने शिफ्ट के बारे में सोचना होता है, सब कोई अपने शिफ्ट के बारे में सोचता है, लेकिन किसी भी प्लांट में अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसके फ्यूचर के बारे में भी आपके सोचने का ये ज़िम्मेदारी बनती है। तो ये हमेशा एग्ज़ैक्टली। मैं ध्यान रखता हूँ कि मतलब कि वाटर ट्रीटमेंट का क्वालिटी क्या है इस समय। हुँ, तो वो हमेशा ये आपने सही क्वेश्चन मतलब किया। तो ये मस्ट है बच्चों के लिए कि हुँ, जो जो भी बच्चे ट्रेनिंग किए हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो समझते हैं कि बहुत ही ईज़ी टॉपिक है, लेकिन हाँ, बहुत ना, ज़्यादा ना। क्वेश्चन्स इस पे पुट अप किए जाते हैं, हुँ, क्योंकि ये बिल्कुल। सबसे मेजर इम्पोर्टेंट ये पार्ट हो गया आजकल, ठीक है? सेफ्टी भी हुँ, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी। हाँ, बिल्कुल। और बच्चे जैसे मेरा सजेशन है कि सत्यन सर ने बोला कि पंप का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है और हुँ, उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, हाउ वी शुड डिसाइड कि कौन सा पंप या कितने डायमीटर का पंप हम यूज़ करें। तो पंप का सेक्शन बिल्कुल। कैसा होना चाहिए, पंप में ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स क्या-क्या होती हैं, हाँ, एनपीएसएस क्या होता है, कैविटेशन क्या होता है, प्राइमिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैविटेशन का। ठीक है? हुँ, कूलिंग टावर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल। कूलिंग टावर कूलिंग टावर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बहुत है तो हीट हुँ, एक्सचेंजर ही, बट उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या हाँ, है? हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम द वन बिल्कुल। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ द कूलिंग टावर इज़ डिफर फ्रॉम द नॉर्मल हीट एक्सचेंजर? हाउ द कूलिंग बिल्कुल। टावर इज़ डिफर फ्रॉम द नॉर्मल हीट वेट एक्सचेंजर? वर्क टम हाँ, हाँ, ये जो हाँ, उसमें कॉन्सेप्ट वेट है, वर्क केवल कूलिंग टेम्परेचर क्या टावर, है? पूरा कूलिंग टावर मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर हाँ, कंबाइंड फॉर्म है। कंबाइंड तो फॉर्म में। तो आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि कूलिंग टावर में और हीट एक्सचेंजर में, नॉर्मल नॉर्मल हीट एक्सचेंजर में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? तो बिल्कुल। सबसे पहला आपका आंसर होना चाहिए कि सर इसमें साइमल्टेनियस हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर दोनों होता है। दोनों होता है। बिल्कुल। दोनों होता है, जबकि नॉर्मल हीट एक्सचेंजर हुँ, में केवल केवल हीट ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर होता सेकंड है। डिफरेंस हम ये बोलेंगे कि जो भी इसमें वाटर जो कूल होके निकलेगा, उसका टेम्परेचर हुँ, जो है एयर के टेम्परेचर से नीचे हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सराउंडिंग क्योंकि हम टेम्परेचर से जो नीचे। नीचे हो सकता है, हुँ, हाँ, जबकि हुँ, नॉर्मल हीट एक्सचेंजर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नहीं। कॉन्सेप्ट आता है ड्राइबल टेम्परेचर और वेरिएबल टेम्परेचर, किसी भी हुँ, कूलिंग टावर में हम जो एग्जिट टेम्परेचर है वाटर का, प्रोसेस फ्लूइड का, उसको हम डाउन कर सकते हैं एयर हुँ, के वेट बल्ब टेम्परेचर तक। हाँ, बिल्कुल। उससे नीचे हम नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि ड्राइबल टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है नहीं, नहीं। एयर के वेरिएबल टेम्परेचर से, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो तरीका है, इस वजह से ये डिफरेंस है नॉर्मल हीट एक्सचेंजर से। मैं सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें मैं एक जोड़ना चाहता हूँ कूलिंग टावर की बात हो रही है तो, कि कूलिंग टावर में इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है।
Yes, yes. वाटर के इवापोरेशन होता है, इसकी वजह से कूलिंग होती है। तो This is उसमें called क्या as होता है कि evaporative लैटेंट, cooling. हाँ इवापोरेटिव कूलिंग, तो उसमें क्या होता है कि लैटेंट हीट जब वो लेके वेपराइज होता है, तो उस प्रोसेस में, ये पूरे प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों हो रहा है, तो उसमें ये कूलिंग की पूरी प्रोसेस होती है। हाँ, तो तो है तो हीट एक्सचेंजर ही, बट ये हाँ डिफर है। हाँ डिफर है मतलब। और Differ है। इसमें ह्यूमिडिटी का एक इम्पोर्टेंट फंडा आता है, ये भी लोगों को देखना चाहिए कि कहीं भी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पे कूलिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर जैसे गर्मी में क्या फर्क पड़ेगा, ठंडी में क्या फर्क पड़ेगा, अगर ऐसे हाँ, एनालाइज करना होता है एज ए इंजीनियर, मतलब आपको जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो उसको एनालाइज करने का ट्राई करना चाहिए। इससे हाँ, सर, इससे क्या होता है, हाँ यस यस। बोलिए। और हम लोग जब पढ़ाते हैं नहीं तो इस चीज को हम जरूर समझाते हैं कि कूलिंग टावर अगर सपोज हम जैसलमेर में लगा रहे हैं और कूलिंग टावर लगा दें महाराष्ट्र में, तो दोनों में इफिशिएंसी में बिल्कुल क्या डिफरेंस हो जाएगा। दोनों में क्या, दोनों अलग हाँ अलग चीजें बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो हाँ ये सब चीजें हम लोग बच्चों को बताते हैं, बट आप लोग का बिल्कुल, गाइडेंस रहेगा तो और भी चीजें हम अच्छी तरीके से शेयर कर पाएंगे बच्चों को, हाँ बिल्कुल, ताकि क्वालिटी नॉलेज गेन कर पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। ये एंडलेस टॉपिक है हम एक लोग। मैं नहीं हाँ नहीं हाँ, एक मैं हाँ सर, हाँ पॉइंट सर। जोड़ना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा अमोनिया प्लांट में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, तो ये याद रखेगा कि जो अमोनिया का प्रोडक्शन और यूरिया का प्रोडक्शन है, वो इस देश के फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड पॉइंट कि अमोनिया के रिएक्शन पे 2 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो हाँ अमोनिया बनती है, उस पे 2 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। 2011 में गेरहार्ड एर्टल करके थे, उन्हें मतलब अभी नजदीक में ही उन्हें ये नोबेल मिला। मुझे ईयर कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन उनको भी इसी प्रोसेस से ऊपर में मिला था। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा अमोनिया के लिए जा रहा है, तो वो प्राउड फील करे, मतलब कि वो सर प्रोसेस ठीक है। सर ये भी बोला जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग और डिफेंस के बाद में वो प्राइम फोकस करना चाहिए हाँ बिल्कुल, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन पे। फर्टिलाइजर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से सब्सिडाइज इंडस्ट्री है, और बहुत ही ध्यान दिया जाता है इस इंडस्ट्री के बारे में। और ये बहुत जरूरी है अपने देश के लिए। 1.3 बिलियन पीपल हैं, उनको खाने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा सर सेम, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। हाँ ऑब्वियसली सर, हाँ सर इन द सेम लैंड विद द हेल्प ऑफ द फर्टिलाइजर वी कैन प्रोड्यूस मोर। हाँ बिल्कुल, और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे ये चाहते हैं कि इसमें क्या सैलरी मिलती है, सैलरी इज डिफरेंट थिंग। मेरे अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नॉलेज बहुत मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए जा बिल्कुल, रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप थियरी पढ़े हो, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। मतलब सुन के मजा आ रहा है। मैं हाँ तो बिल्कुल गया भी हूँ, बिल्कुल, जॉब भी किया हूँ, बट आपको वाकई में रियलिटी में बहुत मजा आएगा अगर आप सीरियसली में पढ़ाई किया है और उसका एप्लीकेशन करना जानते हो और चीज सीखना चाह रहे हो। तो सीखने के पर्पज हाँ से बिल्कुल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज द बेस्ट इंडस्ट्री। क्यों नीरज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल और सर। बिल्कुल तो सर हम लोग का टॉपिक जो है एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होगा। और हम लोग आगे भी फिर भी हाँ बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बिल्कुल नॉलेज मिली और बच्चों बिल्कुल, को। तो सर थैंक यू सो मच हमारी तरफ से और EI टीम की तरफ से। सत्येंद्र सर, ओके, मोस्ट वेलकम। नीरज सर। मोस्ट वेलकम, नीरज तो हाँ मेरे दोस्त ही है, सारे ही दोस्त हैं फिलहाल तो, हाँ बट बिल्कुल बिल्कुल, सारे सर बोलना पड़ता है। लोग